आज 72 बीपीएससी पीटी प्रैक्टिस सेट जो एल्क्रिडिया का है उसका 5वां सेट का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अशोक के मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में डैश राजवंश का उदय हुआ था। तो आप जानते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद कौन से वंश का वहां पर उदय हुआ था, तो ये हुआ था चेदी वंश का वहां पर उदय हुआ था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी है जो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है हमें। तो अशोक की मृत्यु के बाद कौन से वंश वहां पर कलिंग में किस वंश का उदय हुआ था, तो चेदी वंश का हो जाएगा। और इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कि भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें एरन अभिलेख से मिलता है। और एरन अभिलेख है जो भानुगुप्त, जो गुप्त वंश के शासक है भानुगुप्त, उन्हीं के द्वारा लिखवाया गया था। और इसी में पहली बार हमें सती प्रथा का जिक्र मिलता है। और ये कब की है अभिलेख, 510 ईस्वी की है। और ये एरन अभिलेख कहाँ मिलता है, ये मध्य प्रदेश राज्य में मिलता है। तो इस प्रकार से सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, वो जगह एरन अभिलेख से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, निम्नलिखित में किस व्यक्ति का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था। कनिष्क के दरबार में पूछ रहा है कि कौन से व्यक्ति है जो नहीं था। किसमें कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा, क्योंकि पतंजलि किसके समय है, पुष्पमित्र शुंग है, यानी कि शुंग वंश के समय है जो पतंजलि है। पुष्पमित्र शुंग है, उसके पुरोहित के रूप में ये काम करता है। और पुष्पमित्र शुंग है, उसी के उसने जो यज्ञ करवाया था, तो उसके पुरोहित है जो पतंजलि है। इसलिए कनिष्क का संबंध, कनिष्क के दरबार में कौन नहीं रहता है, तो पतंजलि नहीं रहता है। बाकी नागा अर्जुन है, ये शून्यवाद का मतलब कि ये विचार दिए थे। अशुघोष है, अशुघोष से आप जानते हैं कि चौथा बौद्ध संगति हुआ था, उसमें उपाध्यक्ष किए थे। पासर्व है, ये सब कनिष्क के दरबार के ये लोग व्यक्ति थे। आइए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पूर्वी मीमांसा है जो जैमिनीय के द्वारा लिखा गया पूर्वी मीमांसा है। उत्तरी मीमांसा है जो किसके द्वारा लिखा गया है, ये बादरायण के द्वारा लिखा गया है। वैशेषिक है जो किसका सिद्धांत है, तो ये महर्षि कणाद का सिद्धांत है। न्याय के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, गौतम के द्वारा दिया गया था। गौतम बुद्ध नहीं, गौतम हो जाएंगे यहाँ पर। न्याय का सिद्धांत कौन दिया था, तो गौतम दिया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जुड़ी जातक कथा का संबंध किससे है। यानी कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी आता है कि गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानी वो कहाँ मिलता है, तो जातक कथा में मिलता है। तो जातक कथा का संबंध कहाँ से है, तो सूत पिटक के खुदक निकाय से हमें जातक कथा की जानकारी मिलती है। और जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है, सूत पिटक के खुदक निकाय में बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सम्राट अकबर के नवरत्न में एक तानसेन का मूल नाम क्या था। जो सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उनके तानसेन का मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम है रामतनु पांडे है। जो इसका रामतनु पांडे है, जो किसका तानसेन का ओरिजिनल नाम था। देखिए तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले वो एक रीवा के महाराजा थे रामचंद्र के दरबार में रहते थे। बाद में फिर अकबर के दरबार में तानसेन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। देखिए पुष्टि मार्ग के जो दर्शन था उसको वल्लभाचार्य है जो प्रतिपादित किए थे। पुष्टि मार्ग के कौन हो जाएगा, तो वल्लभाचार्य हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा है बीजक संत दादू दयाल के उपदेश का संकलन है। तो बीजक किसका है, तो बीजक हो जाएंगे, बीजक है जो कबीर के जो उपदेश था उसका संकलन है। तो ये दोनों पदों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से न 1 न 2 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि कथन ए और कथन और कारण दिया गया और इस पर चर्चा करना है। देखिए बाबर ने बाबरनामा नामक ग्रंथ तुर्की भाषा में लिखा था। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। बिल्कुल बात सही है। तुर्की भाषा मुगलों की राजभाषा थी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। तो स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन कारण क्या है, गलत है। इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर। आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरना है। औरंगजेब ने अपने प्रिय पत्नी रबिया उद दुर्रानी के मकबरे, जिसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है, का निर्माण कहाँ करवाया था। तो आप जानते हैं कहाँ करवाया गया था, ये औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद, वहां पर करवाया गया था। इसे ताजमहल का डुप्लीकेट फोटोकॉपी भी कहा जाता है। यानी कि कोशिश किया गया था कि ताजमहल की तरह बनाया जाए, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था। कहाँ बनवाया गया था, औरंगाबाद में करवाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण है, इस पर विचार करना है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासन की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से जानी जाती है। ये बात क्या है, सही है।
खिलजी वंश के जो स्थापना हुआ था वो खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी वंश के शासन की स्थापना से तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता का एक अधिकार क्या है समाप्त हो गया था। ये भी जो कारण इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। भू राजस्व बंदोबस्त के लिए रैयत व्यवस्था का सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था। तो रैयत व्यवस्था है जो सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1892 में सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था। सुगौली की संधि 1816 में पक्षकार कौन था। सुगौली की संधि है जो अंग्रेज और गोरखा के बीच में, यानी कि अंग्रेज और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुआ था। अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जबकि अंग्रेजों की तरफ से जो इसका नेतृत्व कर रहा था अमर सिंह थापा के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था सुगौली की संधि का। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो सैन्य पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था और पील आयोग ने इसमें यही सिफारिश किया था कि भारतीय सेना ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है उसमें भारतीयों की संख्या घटा दी जाए और जो विभिन्न पद होती है जैसे तोपची हो गया, ये जो विभिन्न पद होते हैं बड़े बड़े उस पर भारतीयों को न दिया जाए और यूरोपियन की संख्या बढ़ा दी जाए। तो किसके लिए सैन्य पुनर्गठन के लिए आयोग हो जाएगा, पील आयोग हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह है जो किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, तो बुद्धो भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और कोल विद्रोह जो 1831 में हुआ था। खांसी विद्रोह है, इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो खांसी विद्रोह हो जाएगा, ये हो जाएगा तीरथ सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और ये खांसी विद्रोह है जो 1833 में हुआ था। संथाल विद्रोह है जो सिद्धू कानू चांद भैरव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और ये 1855 से 56 ईस्वी के बीच में ये हुआ था। चेर विद्रोह है, इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो भूषण सिंह के द्वारा किया गया था और चेर विद्रोह जो 1800 के आसपास में हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 4-2 यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, ये भी मिलान करना है। देखिए जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना है जो किसके द्वारा किया गया था, तो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और ये भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन है जो कौन सा है, जमींदारी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना की गई थी 1838 में। दूसरा है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, 1872 में किया गया था। रहनुमाई मजदायन सभा है, इसका जो स्थापना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और ये कब किया गया था, 1851 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पारसी जो धर्म है उसमें रिफॉर्म करना। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था और ये किया गया था 1867 में। 1867 में इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो मुस्लिम है उसकी वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षित करना। चलिए तो इसका मिलान कौन सा हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा 212143। चलिए आंसर सी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को विचार करने, कौन कौन से घटना कब घटित हुआ है इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए पूना समझौता कब हुआ था, तो सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन है जो नवंबर दिसंबर के आसपास में यानी कि 1932 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सबसे पहले डी वाली घटना हुई थी, उसके बाद ए फिर बी सी। आइए 17 नंबर, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था वो रेड ड्रैगन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, जमीन निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। जमींदारी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था। जमींदारी बंदोबस्त को अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसकी योजना है जो जॉन शेर के द्वारा बनाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। जमींदारी बंदोबस्त योजना के तहत कुल भूमि राजस्व का 1/11 भाग जमींदार अपने पास रख लेते थे, यानी कि जो वसूलता था टैक्स वो 1/11 भाग और कंपनी के पास 10/11 भाग चला जाता था। इस प्रकार से दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएंगे। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, सन 1916 में कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था। जब 1916 का अधिवेशन है जानते हैं कि लखनऊ में हुआ था, इसे एकता वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, गरम दल, नरम दल सब मिल गए थे और 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुए थे इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्षता किए थे वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था और इस समय जो वायसराय था भारत के वो कौन था, चेम्सफोर्ड था उस समय भारत का वायसराय। 20 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान राष्ट्रपति भवन जिसका निर्माण औपनिवेशिक काल में वायसराय भवन के रूप में किया गया था, में रहने वाला पहला वायसराय कौन था। जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है उसमें वायसराय के रहने के लिए वायसराय भवन के रूप में किया गया था। आजादी के बाद इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम वायसराय कौन था जो इस भवन में रहा था, तो प्रथम वायसराय कौन था, ये लॉर्ड इरविन था जो इसमें पहली बार रहा था, लॉर्ड इरविन। आइए 21 नंबर क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें कौन सा अंग्रेज अधिकारी है वो किस जगह पर विद्रोह को दबाने में काम किया था। तो झांसी कौन था, झांसी से था ह्यूरोज है, इसने झांसी में युद्ध को यानी कि 1857 की क्रांति को दबाने में, वहां पर समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जगदीशपुर से कौन था, तो जगदीशपुर से हो जाएगा कौन, विलियम टेलर एवं विसेंट आयर के द्वारा जगदीशपुर में युद्ध को दबाया गया था। दिल्ली में कौन था, तो ये हडसन के द्वारा दिल्ली में 1857 की क्रांति को दबाया गया। वहीं लखनऊ में कौन था, तो कैंपबेल हो जाएगा, 1857 की क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना है जो सन 1932 में पुणे में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना सन 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ये आजाद हिंद सरकार नहीं, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया था। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट क्या है, उसका गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, कौन सा सही है, न तो एक न तो दो। आइए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह मिलाना है कालक्रम के अनुसार। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना है जो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। हंटर कमेटी का प्रकाशन कब हुआ था, हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट आया था ये कब हुआ था, ये 1920 में आया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना है 1924 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो अक्टूबर 1927 में साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था और फरवरी 1928 में ये भारत में इसका आगमन होता है। इस प्रकार से सबसे पहले कौन सी घटना घटी है, BACD। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। जब ICS इंडियन सिविल सर्विस में चयन सुभाष चंद्र बोस का 1920 में हुआ था, 1919-20 में हुआ था, तब वहां पर सिविल सेवा की नौकरी छोड़ करके भारतीय आजादी क्रांतिकारी के रूप में ये शामिल हुए, यानी कि भारत को आजाद कराने में ये शामिल हुए। इस आंदोलन में इन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का संबंध किस संगठन से है, तो सत्यार्थ प्रकाश के जो रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो दयानंद सरस्वती का संबंध किससे था, आर्य समाज का स्थापना भी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब, 1975 में किया गया था और इन्हीं के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक ये ग्रंथ निकाला गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। तो आप जानते हैं कि 1813 का अधिनियम आया था, उसमें सबसे पहले कहा गया था कि 1 लाख रुपया खर्च है जो प्रतिवर्ष भारत में शिक्षा पर किया जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, चार्टर्ड एक्ट हो जाएगा 1813। इसमें कहा गया था कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर है मिलान चिन्ह करना है। सुधारक पत्रिका किसकी थी, सुधारक जो पत्रिका था वो किसका था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सुधारक नामक पत्रिका निकाला गया था। वॉइस ऑफ इंडिया है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पत्रिका निकाला गया था। लीडर किसके द्वारा निकाला गया था, तो लीडर है मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला गया पत्रिका है। द पायनियर है जॉर्ज एलन के द्वारा निकाला गया एक पत्रिका है द पायनियर। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 1 3 2, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें, यह भी कालानुक्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सी घटना पहले हुई है कौन सी घटना बाद में हुई है। जॉब चार्नक द्वारा कलकत्ता की स्थापना है 1690 में हुआ है। वांडीवास का जो युद्ध है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है जो 1664 में हुआ था। पुर्तगाली द्वारा अंग्रेजों को बंबई दहेज में दिया गया था, कब दिया गया था, तो ये 1661 में दिया गया था। जब पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन, इसका विवाह अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है, तो ये बंबई दहेज में दे देते हैं कौन, पुर्तगाली। ये कब की घटना है, ये 1661 की घटना है। इस प्रकार से इसका सही कालानुक्रम कौन सा हो जाएगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ होता है कि कुछ लोग को शिक्षित कर दिया जाए समाज में, वही लोग है जो आगे अन्य लोग को शिक्षित करते रहेंगे। इसे अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था मैकाले के द्वारा, यानी कि जीबी मैकाले के द्वारा। इसका कहना था कि समाज के कुछ वर्ग को
कुछ लोग को शिक्षित कर दे और वही लोग है जो आगे शिक्षा का प्रसार करते रहेंगे। इसे अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत कहा जाता है। आइए 31 नंबर है, मिलानचिन करना है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत ये किस अनुच्छेद के तहत हमें मिला है? ये आर्टिकल 136 के तहत ये मिला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत है। कहाँ से लेना पड़ता है? तो यह हाई कोर्ट से लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेखीय न्यायालय है वो आर्टिकल 129 में इस प्रकार की चर्चा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो लोअर कोर्ट के लिए एक कानून के रूप में काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो आर्टिकल 131 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी। जैसे केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होगा तो इसकी सुनवाई सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगा, या दो राज्य के बीच की विवाद है तो सीधे इसकी सुनवाई है जो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। यही हो गई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसकी प्रारंभ ही सुप्रीम कोर्ट में हो, उसकी किसमें हो जाएगा? आर्टिकल 131। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति उस तथा उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है जबकि उपसभापति उस सदन का सदस्य होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मतदान का अधिकार होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही वोट देते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में जो मनोनीत सदस्य है और निर्वाचित सदस्य है दोनों इसमें वोटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समिति पर विचार करें और इसका किस प्रकार से स्थापना हुआ था उसका कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। देखिए इसमें सबसे पहले पंचायती के क्षेत्र में सबसे पहली जो संस्था बनी थी वो बलवंत राय मेहता समिति, जानते हैं अब कि 1700 इसका स्थापना है 1957 में इसका स्थापना किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति कब हो जाएगा? 1957 हो जाएगा। 1957 उसके बाद बना था अशोक मेहता, ये बना था 1977 में। उसके बाद बना था GV.K. राव समिति, इसकी स्थापना है 1985 में हुआ था। उसके बाद है LM सिंघवी समिति, इसका स्थापना है 1986 में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। भारत परिषद का सृजन कब किया गया था? तो आप जानते हैं कि भारत परिषद का सृजन है जो 1858 एक्ट के तहत भारत परिषद सृजन किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य कब शामिल किया गया था? ये किस एक्ट के तहत किया गया था? 1833 का एक्ट था, उसके तहत प्रथम विधि सदस्य के रूप में मैकाले को शामिल किया गया था। भारत में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था? ये 1861 के तहत पहली बार विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। विभागीय प्रणाली का मतलब होता है कि मंत्रालय जो वर्तमान में आप देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, इसी को विभागीय प्रणाली कहते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति कब दी गई थी? तो 1813 के एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 35 नंबर है, राजभाषा का संबंध भारत के किस भाग में है? भारत के संविधान के किस भाग में है? राजभाषा का संबंध है भारतीय संविधान के भाग 17 से है। संघ और राज्य के बीच में संबंध संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो 11 भाग में इसकी चर्चा की गई है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इसकी चर्चा किसमें की गई है? ये की गई है 13 में। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, इसकी चर्चा है 14 में। ये इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री पर विचार कीजिए और इनके कौन कौन सा पदासीन होने का सही क्रम क्या है, इनका शासनकाल का सही क्रम क्या है। तो आप जानते हैं कि इसमें सबसे लास्ट में कौन से हो जाएंगे? सबसे लास्ट में हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका मतलब सबसे लास्ट में 2 होना चाहिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। इसमें सबसे पहला किनका शासनकाल रहा है? तो सबसे पहला जो शासनकाल रहा है किसका रहा है? विश्वनाथ प्रताप सिंह है। इनका शासनकाल था 1989 से लेकर के 1990 तक। उसके बाद चंद्रशेखर का समय था, चंद्रशेखर जी का समय था 1990 से लेकर के 1991 तक। उसके बाद PV नरसिम्हा राव थे 1991 से लेकर 1996 तक। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी है जो कई टर्म में रहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन,
संविधान के भाग 4 में उपबंधित नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ऐसा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो इसका बताया गया है अनुच्छेद 37 में ही कहा गया है कि जो डीपीएसपी है, जो नीति निर्देशक तत्व है, वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। इसका मतलब नीति निर्देशक तत्व में जो भी प्रावधान दिया गया है, जो प्रावधान किया गया है, अगर राज्य उसकी पूर्ति नहीं करती है तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। तो ये हो जाएगा क्या? गलत, क्योंकि पंचायती राज जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद पहला राज्य कौन था? तो वो मध्य प्रदेश था, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जब बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट आया था तब पहली बार कहाँ लागू हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। लेकिन जब इसे संवैधानिक रूप से मान्यता दे दिया गया तब पहली बार कहाँ हो जाएगा? तब मध्य प्रदेश हो जाएगा। केस संथानम समिति के सिफारिश के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा, क्योंकि केस संथानम समिति नहीं होगा, यहाँ पर एलएम सिंघवी होना चाहिए, क्योंकि एलएम सिंघवी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा सही है? न तो एक न तो डी। चलिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार अनुच्छेद 356 के संदर्भ में संविधान के साथ धोखा है? ये किसके द्वारा संविधान सभा में भाषण दिया गया था? ये दिया गया था किसके द्वारा? एम.के. नाम्बियार के द्वारा कहा गया था कि जो भारत में 356 का प्रयोग करने का जो प्रावधान है राष्ट्रपति शासन, उस संविधान के साथ एक धोखा है जिसका दुरुपयोग है जो केंद्र सरकार कर सकती है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के सदस्य, जो संविधान सभा के सदस्य आप जानते हैं कि उस समय जो प्रांतीय विधानसभा था उसी के द्वारा निर्वाचित किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों और स्थानांतरित खेती के नाम कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि कौन सा स्थानांतरित कृषि है किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो ओडिशा में पोटू के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में झूम के नाम से जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसके नाम से जाना जाता है? तो बेबर के नाम से जाना जाता है। जो झूम खेती है, जो झूम कृषि है, आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि किया जाता है, तो झूम कृषि कहाँ नाम जाना जाएगा? तो असम में जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर झूम नाम से जाना जाता है। केरल में पूनम नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें मिलाना है। देखिए मिलाना है, घास का मैदान दिया है और महाद्वीप दिया है। तो डाउन्स कहाँ पर घास का मैदान है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपिज कहाँ है? तो स्टेपिज कहाँ मिलता है आपको? तो यूरोप में मिलता है। लानोस जो मैदान है वो कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य मिजोरम के साथ सीमा साझा करती है? मिजोरम के साथ सीमा साझा कौन सी करेगी? असम मणिपुर त्रिपुरा। असम मणिपुर त्रिपुरा है जो मिजोरम से सीमा साझा करती है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। देखिए कुछ क्षेत्र दिया हुआ है और इससे कौन सा स्थलाकृति बनती है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर से बनता है ड्रमलिंग। ग्लेशियर से किस प्रकार की आकृति बनती है? तो ड्रमलिंग बनती है ग्लेशियर से। भूजल से कौन सा बनता है? तो भूजल से बनता है स्टेक्टाइट्स और स्टेमाइट्स। इस प्रकार की स्थलाकृति है जो भूजल से बनती है। नदी से कौन सा स्थलाकृति बनता है? तो ये बनता है प्राकृतिक तटबंध है जो नदी से बनता है। पवन से जो स्थलाकृति बनता है उसे प्याला कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित पहाड़ी को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है, दक्षिण से उत्तर, यानी सबसे दक्षिण में कौन सा है, उसके बाद सबसे उत्तर में कौन सा है, इसके व्यवस्थित करना है। देखिए राजमहल की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तो ये झारखंड में पड़ता है। सेवराय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। नल्लामलाई की पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो ये ट्राई जंक्शन पर है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी, उसके बाद हो जाएगा सेवराय, उसके बाद नल्लामल्ला, उसके बाद राजमहल। राजमहल हो जाएगा सबसे उत्तर में हो जाएगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखिए कुछ थोड़ा सा फोटो ठीक से नहीं आया है, हम पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर में उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं। ये पहला स्टेटमेंट क्या है? ये बिल्कुल सही है। इस चक्रवात के निर्माण के लिए समुद्र की सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए। तो 30 डिग्री से अधिक नहीं, 27 डिग्री से अधिक होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत हो जाएगा। प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है।
प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन नहीं, जबकि हरिकेन कहाँ नाम जाना जाता है, तो अटलांटिक महासागर में हरिकेन नाम से जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। हरिकेन कहाँ जाना जाएगा, अटलांटिक महासागर में। वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जाना जाता है, वहीं चाइना में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्य गलत चयन करने के लिए तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इसका गलत हो जाएंगे। आइए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 47 नंबर क्या कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान एवं उत्तरी मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार से है। तो जब भी गंगा का मैदान होगा तो CWG, जी से गंगा को दर्शाया गया था कोपेन के अनुसार, CWG हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भू आकृति निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला क्या स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तार है। ये जानते हैं कि जो मेघालय का पठार है वो प्राद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक सिंक्लियोनस संरचना के कारण कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। ये भी बात बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान का निर्माण पूर्वी गहराई से हुआ है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। चौथा क्या कह रहा है कि हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुआ है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के जो टकराव हुई थी उसके बाद जो तेथिस सागर था उसके मलबा है ऊपर उठ गया था, तो उसी का जो आज हिमालय है वही देखने को मिलता है। इसमें यूरोपीय प्लेट की कोई योगदान नहीं है। पूछ रहा है कितने कथन गलत है, केवल एक और एक कथन है जो गलत है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें अधूरा दिख रहा है, पूरा इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अल नीनो और ला नीनो के बीच में अंतर को सबसे अच्छा ढंग से वर्णित करता है। तो अल नीनो और ला नीनो है, ये क्या है, अल नीनो और ला नीनो है जो एक मतलब ये प्रशांत महासागर में एक चलने वाली जलधारा है, और अल नीनो है जो एक गर्म जलधारा है, जबकि ला नीनो है एक ठंडी जलधारा है, और इसके आवागमन से मानसून को प्रभावित किया जाता है। इस कौन सा इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा, ये अल नीनो प्रशांत महासागर पानी को गर्म करने के संदर्भ में है, जबकि ला नीनो है जो ठंडा करने के संदर्भ में है, और यह आवागमन से भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। टेम्स नदी है, इसका मुहाना कहाँ है, आयरिश सागर। टेम्स नदी का जो मुहाना हो जाएगा वो उत्तरी सागर होना चाहिए, उत्तरी सागर होना चाहिए, आयरिश सागर नहीं होना चाहिए, उत्तरी सागर होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। बोल्गा नदी का कैस्पियन सागर, ये बिल्कुल क्या है, सही है। बोल्गा नदी अपना पानी कहाँ गिराती है, तो कैस्पियन सागर में। मेकांग कहाँ हो जाएगा, तो मेकांग हो जाएगा दक्षिण चीन सागर में हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मेकांग अपना जल कहाँ गिराती है, तो दक्षिण चीन सागर में गिराती है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें कौन सा सुमेलित है, तो केवल 2 इसका सुमेलित था। आइए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएसएमई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एमएसएमई के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो एमएसएमई की जो परिभाषा चेंज हुई थी, एमएसएमई की जो नई परिभाषा है, एमएसएमई की जो परिभाषा है नवीनतम है, उसका आंकड़ा इस प्रकार है। देखिए एमएसएमई की जब परिभाषा होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर इसका परिभाषित किया जाता है। जो नवीनतम है उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए माइक्रो में, यानी कि 2.5 करोड़ तक के जो इन्वेस्टमेंट होगा तो उसे माइक्रो कहा जाएगा, और 25 करोड़ तक के जो इन्वेस्टमेंट होगा उसे स्मॉल कहा जाएगा, यानी कि लघु कहा जाएगा, और 125 करोड़ तक के जो इन्वेस्टमेंट होगा उसे मध्यम कहा जाएगा, और 125 करोड़ से जब ऊपर हो जाएगा तब उसे लार्ज कहा जाएगा। वही टर्नओवर आप देखिएगा तो माइक्रो का टर्नओवर 10 करोड़ तक होना चाहिए, स्मॉल का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ तक होना चाहिए, और मीडियम का जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक होना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लघु जो उद्यम होते हैं उसकी अधिकतम निवेश 10 करोड़ रुपए तक, और अधिकतम टर्नओवर है जो 50 करोड़ रुपए तक। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर में क्या कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति समायोजित माप होती है। वास्तविक जीडीपी में क्या होती है, मुद्रास्फीति नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक जीडीपी होती है वो आधार वर्ष बेस ईयर के आधार पर तैयार किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाममात्र जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार का मूल्य होता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाममात्र जीडीपी का मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के जो बाजार मूल्य होते हैं, यानी कि अंतिम मूल्य होते हैं, उसके योग को नाममात्र जीडीपी कहा जाता है। नाममात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि का बेहतर संकेत माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि वर्तमान जो नाममात्र की जीडीपी होता है वो क्या होती है, उसमें इन्फ्लेशन शामिल होता है, जबकि जो वास्तविक जीडीपी होता है उसमें से इन्फ्लेशन हटा दिया जाता है, तो वो वास्तविक हमें दिखाई देता है कि भाई इन्फ्लेशन की वजह से हमें बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है, वास्तव में बड़ा आंकड़ा ये है नहीं। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए
1900 निम्नलिखित कथन कौन औद्योगिक नीति प्रस्ताव वक्तव्य को भारत की आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की गीता भी कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो सबसे बढ़िया औद्योगिक नीति आया था वो कौन था, वो 1956 में जो औद्योगिक नीति आया था उसे भारत में पूंजीवाद का गीता भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू होता है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ये बात क्या है, सही है। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पर होता है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास यानी कि डिफरेंशिएशन होता है। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू होता है जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस विदेश से शुद्ध कारक होते हैं उसे जीएनपी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू होता है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। देखिए इसमें माइनस सब्सिडी नहीं होगा, इसका प्लस सब्सिडी होगा, यानी कि माइनस सब्सिडी नहीं होना चाहिए, इसमें प्लस सब्सिडी होना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा सूत्र सही है, तो केवल 3 सही है, 1 2 3 क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किन परिस्थिति या परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है। पूंजीगत लाभ का मतलब होता है कि जब हम उससे संपत्ति अर्जन कर रहे हो या किसी संपत्ति का उसका मतलब संपत्ति का सृजन हो रहा हो। जब किसी वस्तु उत्पाद के विक्रय में वृद्धि होती है, पूंजीगत लाभ नहीं है, ये राजस्व लाभ होती है। जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो तो क्या हो जाएगी, पूंजीगत वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तीसरा कि जब कोई आप रंगचित्र खरीदते और उसके लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि है, तो लोकचित्र जब आप पेंटिंग खरीदते हैं तो क्या आपका एसेट्स है, अगर इसमें वृद्धि होती है तो ये कैपिटल मतलब कि कैपिटल प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभव उपाय नहीं है। यानी कि रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा एक उपाय है जो नहीं किया जा सकता है। सरकार का मतलब होता है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, जब हमें जो मार्केट के रूप में कैपिटल मार्केट के रूप में देखते हैं तो गैर जरूरी वस्तु के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन देना, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये बात बिल्कुल क्या है, सही हो जाएंगे। विदेशी वाणिज्य उधार से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, प्रसारवादी मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि मतलब इन्फ्लेशन बढ़ाने का उपाय करना, यानी कि जो CRR SLR होता है उसको कम कर देना ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए। तो ये क्या हो जाएंगे, इससे हमारी नीति है जो प्रभावित होंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। संकुचित मौद्रिक नीति होना चाहिए, यानी कि मार्केट से लिक्विडिटी कम किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, तब ये सुधार है हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, 57 नंबर कह रहा है कि इसमें आय के मामले में शीर्ष पायदान पर मौजूद 10% आबादी की प्रति घंटा कुल आय को निचले पायदान पर मौजूद 40% आबादी की प्रति घंटा कुल आय से विभाजित किया जाना कहलाता है। तो किसके द्वारा किया गया था, ये पाल्मा अनुपात कहलाता है। पाल्मा अनुपात के अनुसार ये इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। पाल्मा अनुसार कहते हैं कि असमानता का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की ये फॉर्मूला बताए थे कि हमें असमानता का अध्ययन करना है, तो इस प्रकार के फॉर्मूला का उपयोग करना चाहिए। आइए 58 नंबर क्वेश्चन है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, बड़े सामंत को जो आवंटित भूमि करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बड़े सामंत को जो भूमि आवंटित कहलाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जागीरदारी प्रणाली, वो हो जाएगा जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, ये कौन सा बन जाएंगे, जमींदारी प्रणाली। उप किराएदार पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, ये किस प्रकार की भूमि कहलाएगी, तो ये रैयतवारी भूमि कहलाएगी। आइए एक बच गया है, कौन सा, ग्राम स्तर पर दी गई भू राजस्व बंदोबस्त, ये महालवाड़ी प्रणाली कहलाई जाएगी। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पी का 1 Q4, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, इस पर विचार करना है। यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेगी, नहीं गलत है। बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान बाजार में बेच सकती हैं। अगर बाजार में मूल्य कम है तब MSP के तहत जो FCI गोदाम है वहां पर बेच सकती हैं। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। जो PDS होता है, PDS जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये सहायता करती है। ये कौन से हो जाएंगे सही, 2 और 3 हो जाएंगे, इसका स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आइए 60 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र वानिकी और मत्स्य पालन, वानिकी और मत्स्य पालन है
जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बात क्या है, सही है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि प्राकृतिक प्रदत्त जो सभी गतिविधि होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन, खनन जब भी होगा माइनिंग तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। ये क्या हो जाएंगे, ये खनन हो जाएगा प्रथम क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में रियल एस्टेट आ जाएंगे, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, रियल एस्टेट इसके अंतर्गत आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। चतुर्थ क्षेत्र तकनीकी कौशल को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, जिसमें जो बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है वो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आजकल चतुर्थ और पांचवा क्षेत्र है और नवीनतम क्षेत्र जोड़ा गया है। पांचवा क्षेत्र में है जो बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं उसके एमडी, सीईओ या जो भी बड़े बड़े जो निर्णय लेने की क्षमता जिनके पास होते हैं उसको पांचवा क्षेत्र में रखा गया है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 61 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। वॉशिंग मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने का मशीन है अभिकेंद्रीय बल पर क्रियाशील होती है। तो अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा, क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल है कि वो अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाते रहते हैं, जिसके वजह से वॉशिंग मशीन का प्रद हो पाती है, और दूध से मक्खन निकालने का जो मशीन काम करती है वो अपकेंद्रीय बल है, वो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ है वो बल लगाती रहती है। तो क्या होगा, अभिकेंद्रीय नहीं होगा, अपकेंद्रीय होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। कार या बस वक्री पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह पर उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होती है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए 62 नंबर। बस के अचानक आगे चलने पर उसमें खड़ा यात्री गिरने लगता है, ड्यू टू इनर्शिया के कारण ये पीछे की तरफ। आइए 63 नंबर। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चलने में चाल घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान घट जाएगा। तापमान घट नहीं जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान क्या है, बढ़ जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बर्फ का एक टुकड़ा पानी के लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, अब पूरी तरह से पिघल जाए तो जल का स्तर क्या है, बढ़ जाएगा। असमान रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब आप जल में बर्फ का टुकड़ा रखते हैं तो उतना अपना एरिया बना लेता है, जिससे पिघलने के बाद उसमें कोई जल में परिवर्तित नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ना तो एक ना तो इसका डी, ना तो एक ना तो दो, इसका दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है। आइए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, बिल्कुल सही है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा तथा धारा की दिशा मापी जाती है, ये भी बात क्या सही है। अमीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, ना कि विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। अमीटर से विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत वाहक बल मापा जाता है। ये बात सही हो जाएंगे। आइए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के बुलबुले का व्यतिकरण के संबंध में, देखिए व्यतिकरण क्या कर रहा है कि व्यतिकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना व्यतिकरण के कारण हमें दिखता है। जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, यह भी व्यतिकरण के कारण घटना होती है। साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश की रंगीन दिखाई देना, यह भी व्यतिकरण का एक ही कारण है। गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंद का रंगीन दिखाई पड़ना, ये भी व्यतिकरण का ही कारण है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट हो जाएंगे, ये सभी के सभी है जो व्यतिकरण का ही कारण घटित होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। यदि बांसुरी और सितार पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके कारण पहचाना जा सकता है। यानी कि जो सितार है और बांसुरी का आवाज है, चेंज है, यानी कि ध्वनि उसका मतलब उसे पहचानने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, ध्वनि की गुणवत्ता के कारण उसकी हम आवाज है वो पहचान पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल का नीला रंग दिखाई देता है, इसके कारण क्या है। तो समुद्र जल नीला क्यों दिखाई देता है, जल में अणु द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन करना, उसी कारण हमें समुद्र जो नीला दिखाई देता है। आप जानते हैं कि जिस कलर का प्रकीर्णन किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग जिसका प्रकीर्णन जिस रंग का प्रकीर्णन किया जाता है उसी रंग को हमें दिखाई देता है। बेकेलाइट किस प्रकार से प्राप्त होता है, बेकेलाइट किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया के कारण है जो बेकेलाइट हमें प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, एसिटिलीन गैस होती है, जिसके वजह से हमें जो कृत्रिम रूप से फल पकाने में मदद मिलता है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन। विलयन की प्रति इकाई आयतन अर्थात प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्पत्ति विलय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। बात सही है। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में
घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की विलायक में विलयता कहते हैं। ये भी बात क्या है, सही है। टेस्टिंग में दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 72 नंबर, गैस द्रव्य में बदली जा सकती है। जो आप गैस एलपीजी यूज करते हैं वो गैस है, तो उसको द्रव्य में कैसे बदला जा सकता है, इसे कैसे बदला जाता है, तो दाब को बढ़ा करके और तापमान को घटा करके इस प्रकार से गैस को है जो द्रव्य में बदल दिया जाता है। आइए 73 नंबर, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या होती है, किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या। कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। Al2O3 और ZNO उभयधर्मी अभिक्रिया है, यानी कि न तो ये अम्ल से अभिक्रिया करती है न ही ये क्षार से अभिक्रिया करती है, उसे उभयधर्मी कहा जाता है। तो ये दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत वायु की नियंत्रण मात्रा में सांद्रित अयस्क को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया है जो भर्जन कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे प्रबल अपचायक तत्व है जिसका घनत्व सबसे कम है तथा जो प्रकृति में सबसे हल्का है? प्रकृति में जो सबसे हल्का है कौन सा है? लिथियम है। प्रकृति में सबसे हल्का है तो लिथियम है। निम्नलिखित में कौन सा टाका का घटन है? टॉका का जो घटक होता है कौन सा होता है? Sn+Pb है, जो ये टाका का घटक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस का निम्न में कौन सा अवयव प्रमुख है? प्रोड्यूसर गैस का निम्न अवयव कौन सा प्रमुख है? ये है नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो प्रोड्यूसर गैस का अवयव है। मलेरिया फैलने के अलावा एनोफिलीज मच्छर इसमें से किसका वाहक है? एनाफिलीज जो मच्छर है किसका वाहक है? तो मस्तिष्क ज्वर और फिलेरिया का वाहक है जो एनाफिलीज है। एनाफिलीज मच्छर है जो फिलेरिया के अलावा मस्तिष्क ज्वर और फिलेरिया का वाहक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित पादप रोग है? कौन सा जीवाणु जनित पादप रोग है? तो ये हो जाएगा धान का अंगमारी रोग है, जो जीवाणु से होता है। बाकी ये जो नीचे दिख रहे हैं वो सब कवक के कारण होता है। मानव हृदय में धड़कन का उद्गम होता है। मानव हृदय में जो धड़कन का उद्गम कहाँ से होता है? धड़कन कहाँ से शुरू होती है? साइनो एंट्रियल नोड से, साइनल एंट्रियल नोड से है जो मानव में धड़कन शुरू होती है। एंटीबायोटिक का निर्माण कहाँ होता है? तो एंटीबायोटिक का निर्माण होता है जो बी लिम्फोसाइट में एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम नीले और लाल क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। ये बात बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल दृश्यमान स्पेक्ट्रम में हरे रंग को परावर्तित करता है, जिससे क्लोरोफिल एवं पत्ते का हरा रंग दिखाई देता है। जिस रंग का परिवर्तन होगा उसी रंग का हमें दिखाई देगी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं। बिल्कुल क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है जो उपस्थित होता है। कौन से कथन सही है? तो सभी के सभी कथन है जो सही है। आइए, हाल ही में विकसित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ये तकनीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इनक्रिप्टेड संचार के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान करना। इनक्रिप्टेड का अर्थ होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जैसे चैन होता है, चैन कैसे होती है? एक दूसरे से नहीं छेड़छाड़ किया जा सकता है। अगर एक दूसरे से छेड़छाड़ किया गया तो चैन क्या होती है? खराब हो जाती है, टूट जाती है। इनक्रिप्टेड का अर्थ यही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 का रहा है कि क्रिस्पर-Cas9 क्या है? तो यह एक जीन एडिटिंग यानी कि जीन संपादन एक तकनीक है जिसके द्वारा क्रिस्पर-Cas9 का प्रयोग करके जीन एडिटिंग किया जाता है। अगर किसी भी जीन में खराबी होती है तो क्रिस्पर-Cas9 के द्वारा उसे काट कर हटा दिया जाता है और वहाँ पे एक स्वच्छ और स्वस्थ जीन को डाल दिया जाता है। किसके माध्यम से होता है? तो क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। आइए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और इसका सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो आप जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है, किसके द्वारा खोज किया गया था? तो हर्ट्ज के द्वारा इसकी खोज की गई थी और आइंस्टीन के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। आइए, यदि किसी ऊंचाई से दो वस्तु, एक लोहे की गोली और दूसरी लकड़ी की गेंद चंद्रमा की सतह पर गिराई जाती हैं तो क्या हमें प्रभाव देखने को मिलता है? ये क्या होगा कि दोनों एक ही समय गिरेगा, क्योंकि वायुमंडल वहां पर नहीं है। जब निर्वात में वैक्यूम में किसी भी वस्तु को गिराया जाता है तो कोई भी वस्तु है जो हल्का हो भारी हो, अगर वैक्यूम में एक साथ गिराया जाता है तो वो एक ही समय पर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। आइए 88 नंबर, ध्वनि की गति निम्नलिखित में किस माध्यम में न्यूनतम होगी? आप जानते हैं कि ध्वनि की गति है जो सबसे ज्यादा होती है ठोस में, उसके बाद है लिक्विड में, उसके बाद गैस में। इसमें सबसे कम जो ठोस होगा उसमें सबसे कम होगा, यानी कि कांच में ये ध्वनि की गति है सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा होती है ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण बनाने के लिए निम्न में कौन सा बहुलक
का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से बहुलक का प्रयोग है जिसमें प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का प्रयोग है, जो हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन थॉमस प्रभाव को ठीक से प्रभाषित करता है? थॉमस प्रभाव को कौन सा है जो प्रभाषित ठीक से करता है? तो थॉमस प्रभाव का मतलब होता है कि एक धातु में तापांतर होता है और उसके करंट प्रवाहित किया जाता है, उसमें विद्युत विभव उत्पन्न होती है। इसका मतलब हो जाएगा सी नंबर। जब किसी एक ही धातु में तापांतर होती है और उससे करंट प्रवाहित किया जाता है एवं विद्युत विभव उत्पन्न होता है, ये थॉमस प्रभाव है। वही बी नंबर क्या कह रहा है कि जब दो भिन्न वस्तु को जोड़कर दोनों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो विद्युत प्रभाव उत्पन्न होती है। एक इसका प्रभाव है, सीबेक प्रभाव है। यहाँ पर दो धातु के लिए कह रहा है, लेकिन थॉमस कहता है एक ही धातु पर तापांतर होनी चाहिए। लेकिन जब दो धातु पर तापांतर होगी और भिन्न भिन्न और तापांतर होती है और विद्युत विभव उत्पन्न होता है तो ये सीबेक प्रभाव कहलाता है। और जब दो धातु को जोड़ करके करंट प्रवाहित किया जाता है और गर्म व ठंडा हो जाती है तो ये कौन से प्रभाव कहलाएगा? ये पोलियर प्रभाव, पोल्टियर प्रभाव ये कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर कह रहा है कि झारखंड के साथ सीमा बनाने वाली जिला कौन सी है? झारखंड के साथ सीमा बनाती है रोहतास, गया, कटिहार। झारखंड के साथ बिहार के 8 राज्य हैं जो सीमा साझा करती हैं। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है जो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के पहले निर्दलीय जो मुख्यमंत्री थे वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे और पहले गैर कांग्रेसी भी महामाया प्रसाद सिन्हा ही हो जाएंगे। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो ये थे कौन? ये थे आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव ही थे और इसके सचिव पहले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। 1789 से लेकर के 1794 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए तमार विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तमार विद्रोह का नेतृत्व है जो भोलानाथ सहाय के द्वारा किया गया था। 95 नंबर क्वेश्चन। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके सचिव कौन थे? तो उसके सचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि 1912 के जो कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे कौन? RN माधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किए गए थे, लेकिन सचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। आइए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। किसान नेता है और कार्य क्षेत्र है। देखिए यदुनंदन शर्मा का कार्य क्षेत्र है गया में। यदुनंदन शर्मा का हो जाएगा कहाँ? गया में। यमुनाकारी का संबंध कहाँ हो जाएगा? ये इनका संबंध है दरभंगा से। वहीं राहुल संकृत्यान का संबंध है अंबाड़ी जो सत्याग्रह हुआ था वहां से। कार्यानंद शर्मा का जो क्षेत्र है वो मुंगेर से है। ये कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन कह रहा है 97 नंबर कि निम्नलिखित भारत और बिहार के वन रिपोर्ट पहली बार 1985 में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि प्रकाशित किया गया था। बिहार का और भारत का पहला वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो 1985 में प्रकाशित किया गया था। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार कब किया गया था? ये 1987 में किया गया था, 85 में नहीं 1987 में। यह 2 साल पर प्रकाशित की जाती है और जो 2023 में किया गया था वो 18वीं थी। ये बिल्कुल बात क्या है? सही है। इसके अनुसार बिहार का वन क्षेत्र 75-32 वर्ग किलोमीटर है जो लगभग राज्य का कुल क्षेत्र का लगभग 8% है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बात सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में सबसे कम औसत वर्षा दर्ज की जाती है? ये दर्ज कहाँ पर? अरवल में सबसे कम औसत वर्षा है। बिहार की नदियां है और संगम बिंदु कहाँ है? देखिए कर्मनासा नदी है वो कहाँ बिहार के गंगा में मिल जाती है? तो कर्मनासा कहाँ मिलती है? ये चौसा में, बक्सर के पास चौसा है वहां पर मिल जाती है कर्मनासा नदी। बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है? बूढ़ी गंडक हो जाएगा खगड़िया में, गंगा में मिल जाती है। गंडक कहाँ मिलती है? तो आप जानते हैं कि सोनपुर में गंडक है जो गंगा में मिल जाती है। कोसी कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह इनके भाई थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो आप जानते हैं कि 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रिंसली कैनेडी पर बम फेंकने की वजह से कैनेडी और इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। 102 नंबर क्वेश्चन है कि छात्र शहीद और जन्मस्थल। जानते हैं कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें पटना में सचिवालय कांड हुआ था। सचिवालय कांड में जब गोली चली थी इसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। इसी में जो छात्र है उनके जन्म स्थल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है? उमाकांत प्रसाद सिन्हा है जो सारण के थे, बिल्कुल सही है।
जगपति कुमार भागलपुर, नहीं, जगपति कुमार कहाँ के थे? जगपति कुमार थे औरंगाबाद के थे। राजेंद्र सिंह थे सारण के, बिल्कुल सही है। रामानंद सिंह थे, ये पटना के थे। तो 1, 3, 4 है, ये सुमिलित है। ये घटना 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की है। उसमें पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में WG आर्चर पटना का मजिस्ट्रेट था, इसने गोली चलाने का आदेश दे दिया और गोली चलाने के क्रम में 7 छात्र शहीद हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना है? तो वनावरण कितना है? 7532 वर्ग किलोमीटर है और बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 8% है जो वनावरण है। आइए 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों और जिलों में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो गैलेना कहाँ मिलता है? बांका में मिलता है, यही सही सुमेलित है। अवरक कहाँ मिलता है? अवरक कहाँ मिलता है? तो नवादा, जमुई, गया में अवरक हमें मिलता है। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो रोहतास और कैमूर में मिलता है। क्वार्टजाइट कहाँ मिलता है? तो क्वार्टजाइट है नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में क्वार्टजाइट मिलता है। 105 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नदी का उद्गम क्षेत्र बिहार में है? तो बूढ़ी गंडक नदी है जिसका उद्गम बिहार में होता है। ये पश्चिम चंपारण में इसका उद्गम होता है, जो सोमेश्वर श्रेणी है वहीं से निकलता है। बिहार में गौ हत्या पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? तो बिहार में गौ हत्या पर प्रतिबंध है जो 1955 में लगा दिया गया था। दरिया खान वुहानी को बिहार का राज्यपाल किसने नियुक्त किया था? तो दरिया खान वुहानी को सिकंदर लोदी ने बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह में किन महिलाओं ने सत्याग्रह में योगदान दिया था? तो ये कौन कौन योगदान दिए थे? तो ये दिए थे जगत रानी देवी और जानकी देवी, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जानकी देवी और जगत रानी देवी की तरफ योगदान था। सी और डी हो जाएगा आंसर, डी नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे, कब भागे थे? तो ये 9 नवंबर 1942 को, ये दीपावली का समय था, उसी समय ये भाग गए थे। भाग करके नेपाल चले गए अपने दोस्तों के साथ। 110 नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में किस जिले में वह अधिकतम वन है? अधिकतम वन कहाँ है? तो ये कैमूर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का हमें चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का नया आधार वर्ष कौन सा है? तो 2022-23 है, बिल्कुल सही है। जीडीपी का जो पहले आधार वर्ष था 2011-12 था, उसे चेंज करके 22-23 कर दिया गया है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का आधार वर्ष भी 2022-23 कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसका आधार वर्ष 2024 किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सीपीआई का निर्माण गन्ना आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल बात हो जाएंगे गलत। सीपीआई का जो गन्ना है जो आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 112 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित और शांति देश कौन सा है? एशिया का सबसे शांति और सुरक्षित देश कौन सा है? सिंगापुर है, इसका स्थान विश्व शांति सूचकांक में 6ठा स्थान है। वहीं भारत का स्थान कैमा है, 115 स्थान है। बिहार की प्रथम महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा है, जो बिहार की पहली महिला है फिडे मास्टर बनी है। पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्री पवन कुमार भीमप्पा बंजपति को नियुक्त किया गया है। ये 47वां ही नहीं थे, ये 46वां थे। ये क्या थे? 46वां थे, तो ये गलत हो जाएगा। अब 48वां नियुक्त हो चुकी है मीनाक्षी मदन राय। इस प्रकार से करंट अफेयर में चेंजेस हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण प्रावधान अनुच्छेद 219 के तहत किया जाता है। ये बात क्या है? सही है। और जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनका शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। आइए 115 नंबर, भारत विश्व में वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत है विश्व में वन क्षेत्र के मामले में 9वां स्थान है। 116 नंबर क्वेश्चन, बिग बैश लीग खेल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन है? तो ये रविचंद्र अश्विन है। बिग बैश लीग है जो अमेरिका में, इसका ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया जाता है। AK-630 क्या है? AK-603 क्या है? एक एयर डिफेंस गन है। नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 अमेरिका की मैरी ई ब्रूनकोव और फ्रेड रैम्सडेल और जापान के शिमोन साकागुची को मिला है। ये बात क्या है? सही है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। ये भी बात क्या है? सही है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 में संयुक्त रूप से 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोवार्ड और जॉन एस मार्टिसिन को दिया गया है। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये लोग जो नाम दिया गया है इनको भौतिक का भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है, न कि रसायन का। इस प्रकार से गलत हो जाएंगे। ये चौथा है, ये लास जलो कार्सना और कोई है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो 19 नंबर 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश ने थोरियम मोल्ट सॉल्ट रिएक्टर
में पहली बार थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में सफलतापूर्वक रूपांतरित करने का ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। ये कौन किया है? चाइना के द्वारा उपयोग किया गया है। इनका कहने का मतलब है कि जो अब रिएक्टर है, जो नाभिकीय रिएक्टर है जिससे बिजली बनाया जाता है, उससे थोरियम का भी उपयोग करके बिजली बनाने में सफल परीक्षण है जो चाइना के द्वारा किया गया है। बीज विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह मौजूदा बीज विधेयक 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 का प्रतिस्थापन करेगा। ये बात क्या है? सही हो जाएंगे। राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय बीज समिति के गठन और इसकी भूमिकाओं का निर्धारण किया जाएगा। इसके तहत जिला स्तर पर नहीं गठन किया जाएगा, राज्य स्तर हो जाएगा और केंद्र स्तर पर गठन किया गया है। ये क्या हो जाएंगे? स्टेटमेंट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। किसानों को अपनी उपज के बीज संग्रह, उपयोग, विनियमन करने का अधिकार होगा। ये बात बिल्कुल सही है। सभी बीज विक्रेताओं उत्पादों और वितरण का पंजीकरण यानी कि लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन कराना अवश्य होगा। इसमें कितने कथन सत्य है? तो केवल 3 कथन सत्य है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन। भारत में नाबार्ड द्वारा आयोजित पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजन किया गया है हैदराबाद में, इसका आयोजन किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नवीनतम वैश्विक आकलन में निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है? ये कौन सा है? यह कंचनजंगा है, कंचनजंगा। आइए, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसके द्वारा बीमा कंपनी में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 100% की अनुमति दी गई है, इसको 100% ऑफ FDI कर दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि फॉरेन इंश्योरेंस ब्रांड के लिए नेट ओल्ड फंड 5,000 करोड़ से घटा करके 1,000 करोड़ कर दिया गया है। बिल्कुल क्या है? सही है। LIC के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की विदेशी कार्यालय को स्थानीय कानून के अनुरूप ढालने की स्वतंत्रता दी गई है। ये भी बात क्या है? सही है, यानी कि कानून को लचीलापन लाया गया है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में किस जीवाणु के संक्रमण के चपेट में आने से 10 काले हिरण की मौत हो गई है? ये हो गया है हेमरेजिक सेम्पटिसिमिया के कारण वहां पर 10 काले हिरण की मौत हो गई है। अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन है जो पटना में किया गया है। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये डॉक्टर प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ये गया से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये इसमें अनुमान लगाया गया 7.4% रहने का अनुमान है। जाम्बिया की सोलर कंपनी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन ऋण किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है IERDA ईडा के द्वारा जारी किया गया है। भारत ने निम्न में किस देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समझौता किस देशों के साथ हुआ है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है, ब्रिटेन के द्वारा किया गया है, मॉरिशस के साथ हो चुका है और स्विट्जरलैंड के साथ भी हो चुका है। इस प्रकार से इसका सभी आंसर हो जाएगा। जो यूरोपीय संघ के साथ जो FTA हुआ है, इसी को मदर ऑफ ऑल डील कहा जाता है। आइए 130 नंबर। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य के संबंध में है? कलाई 2 है जो अरुणाचल प्रदेश में है। द डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX किस रॉकेट से भेजा गया था? ये भेजा गया था PSLV C-50N पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कमर्शियल उड़ान 58 से द डस्ट एक्सपेरिमेंट भेजा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर। भारत के किस देश के पेशेवरों और व्यवसायियों के लिए ई-वीजा फॉर बिजनेस वीजा लॉन्च की है? तो चाइना के लिए लॉन्च किया गया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की सहायक कंपनी द्वारा किस देश को सौर परियोजनाओं के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लोन स्वीकृति किया गया है? तभी हम पढ़े हैं जाम्बिया के लिए ये स्वीकृति दिया गया है। इसके द्वारा ईडा के द्वारा दिया गया है। बिहार के किस बीमारी के उन्मूलन प्रमाण के लिए दस्तावेज तैयार किया जा रहा है? कालाजार के उन्मूलन के लिए बिहार को प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा SCALP मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कदम पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने फ्रांस से अतिरिक्त SCALP मिसाइल खरीदने का विचार कर रही है। बात सही है। यह एक लंबी दूरी की फायर एंड फॉरगेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। ये भी बात क्या है? ये सही है। यह सुपरसोनिक मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक नहीं है, ये क्या है? एक सबसोनिक मिसाइल है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। 136 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड बाफ्टा में मणिपुर फिल्म बुग को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता है। ये क्या बात? बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। ये भी बात सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? इसमें न तो 1 न तो 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है।
137 नंबर, दलाई लामा को हाल ही में निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया 68वां ग्रैमी अवार्ड है जो दलाई लामा को दिया गया है। आइए 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग WPA 2026 में रन अप टीम कौन सी थी? यानी कि रन अप टीम का मतलब होता है कि उप विजेता। तो उप विजेता कौन थी? दिल्ली कैपिटल्स है जो उप विजेता रही है, जबकि RCB है जो इसका विजेता रहा है। आइए 139 नंबर क्वेश्चन, साथी पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय और IIT खड़गपुर संयुक्त रूप से विकसित किया है। साथी पोर्टल को खड़गपुर लॉन्च नहीं किया, विकसित नहीं किया है, इसको कौन किया? कानपुर किया। IIT कानपुर के द्वारा इसका विकसित किया गया। स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS ग्रामीण छात्रों को 12 क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियोगिता परीक्षा JEE नीट आदि की तैयारी समग्र प्रदान की जाएगी। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगी। इसी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आइए 140 नंबर कह रहा है कि कथन और कारण में विचार करना है। गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। ये बात क्या है? सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत पूरी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। ये भी बात क्या है? सही है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है, ये दोनों अलग अलग बात है। इस प्रकार से आज जो सेट नंबर 5 था उसका GS का 140 क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन किए हैं। अगर इसको आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।